नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। महावीर जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सम्राट संप्रति संग्रहालय का शुभारंभ। 7 अलग अलग खंड में बना संग्रहालय जैन और भारतीय परंपराओं की अनूठी विशेषताओं को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन। नवगठित जिले वाव थराद में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, रखेंगे आधारशिला। भाजपा ने असम में जारी किया संकल्प पत्र। बंगाल में भी प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी। ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस और टीएमसी ने भी झोंकी ताकत। थमने का नाम नहीं ले रहा पश्चिम एशिया संघर्ष। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तैनात किए हजारों सैनिक। ईरान ने अमेरिकी शांति प्रस्तावों को बताया अवास्तविक। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने लगाया जीत का पंच। बॉक्सर प्रीति पवार और दीपक क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। महावीर जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट संप्रति संग्रहालय का शुभारंभ किया। यह संग्रहालय गुजरात की राजधानी गांधीनगर के कोबा तीर्थ में स्थित है। प्रधानमंत्री ने दुर्लभ हस्तलिपि संग्रह को देखा। संग्रहालय को मुख्य रूप से अशोक के पौत्र और जैन धर्म के प्रचारक सम्राट संप्रति के नाम पर स्थापित किया गया है। संग्रहालय पारंपरिक प्रदर्शनियों और आधुनिक डिजिटल और ऑडियो विजुअल उपकरणों के माध्यम से दिखता है। इसमें 7 अलग अलग खंड हैं जो जैन और भारतीय परंपराओं की अनूठी विशेषताओं को समर्पित है। यह सदियों पुराने दुर्लभ अवशेषों, जैन कलाकृतियों और पारंपरिक विरासत संग्रहों का संरक्षण और प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज जिस अशांति के दौर से गुजर रही है, ऐसे हालात में जैन धर्म के संदेश को प्रसारित करने में म्यूजियम भी अहम भूमिका निभाएगा। आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री पद्मासागर सूरीजी महाराज से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साणंद जीआईडीसी अहमदाबाद में केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यह संयंत्र आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट को समर्पित है। यह संयंत्र जब पूरे चरण हो जाएंगे तो इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 63 लाख यूनिट होगी। इस संयंत्र से भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही गुजरात को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। देश में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत करने वाला दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है केन्स सेमीकॉन प्लांट। ये किन मायनों में खास है, आइए आपको बताते हैं। तो केन्स सेमीकॉन प्लांट की जब बात हो रही है तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद जीआईडीसी में ये स्थित है केन्स सेमीकॉन प्लांट, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत आज से होने वाली है। साथ ही स्वदेशी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के क्षेत्र में इसे बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो स्वदेशी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की जब बात हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है और ऐसे में देश को एक सेमीकंडक्टर हब बनाना है। उस क्षेत्र में ये केन्स सेमीकॉन का जो प्लांट जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, वह आईपीएम के निर्माण से इसकी शुरुआत हो रही है। आईपीएम यानी कि उन्नत इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। अगर हर मॉडल की बात करें तो हर मॉड्यूल में 17 चिप्स हैं। कैलिफोर्निया स्थित एओएस को की जाएगी इसकी आपूर्ति। साथ ही आपको बता दें कि घरेलू क्षमताओं को इससे मजबूती मिलने वाली है, यानी देश की जो ज़रूरतें हैं उसको
मजबूती इस केन्स सेमीकंडक्टर प्लांट से मिलेगी। अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो प्रतिदिन 6.33 मिलियन यूनिट की उत्पादकता इसकी है। और अगर भारत के चिप इकोसिस्टम की बात करें तो चिप इकोसिस्टम में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और कुछ समय पहले भी हमने देखा था कि साणंद में माइक्रॉन के साथ मिलकर एक सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत हुई है और आज एक और केन्स सेमीकॉन प्लांट की शुरुआत होने जा रही है। और बेहद इसे अहम इसलिए माना जा रहा है कि गुजरात को इस तरीके का सेमीकंडक्टर हब बनाने की कोशिश यहां केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवगठित जिले वाव थराद भी जाने वाले हैं, जहां वो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये जो परियोजनाएं हैं वो बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, स्वास्थ्य, शहरी विकास, जनजातीय विकास और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई है। कनेक्टिविटी में सुधार, आर्थिक विकास के विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में यह परियोजनाएं बेहद अहम मानी जा रही हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे वाव थराद से विकास को गति मिलने वाली है, तेज रफ्तार मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं कई विकास परियोजनाएं। और ये जो विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाली हैं, ये 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाएं हैं। और ये समर्पित है बिजली को, स्वास्थ्य के साथ ही कई परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। साथ ही अगर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की बात करें तो उसकी भी आज से होने वाली है शुरुआत। 44 शहरी विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत आज से होने वाली है। वहीं अगर पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं की बात करें तो उसका भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 2 प्रमुख जल पाइपलाइन परियोजनाएं हैं जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है। साथ ही 3 साबरमती नदी तट विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। वेजलपुर में सरकारी छात्रावास का उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जनजातीय छात्रों को इससे एक बड़ी मदद यहां मिलने वाली है। तो आज 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की विकास परियोजनाएं देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। और आज कई जो परियोजनाएं उसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जहां सड़क परियोजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री 5,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करने वाले हैं। यानी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहां मजबूती मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाएगा। साथ ही धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जो है यानी कि DSIR में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा यहां से मिलने वाला है। प्रधानमंत्री पक्की शोल्डर वाली 4 लेन की इधर बडोली बाईपास सड़क के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। और साथ ही वे NH 754 के धोलीवेरा मोवाना वाउवा संतालपुर खंड पैकेज 2 को 2 लेन की पक्की शोल्डर वाली सड़क में अपग्रेड करने की भी आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से राजमार्ग बुनियादी ढांचे को तो मजबूती मिलेगी, साथ ही कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो धोलीवारा है उसको एक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना, यानी कि विकसित भारत होगा, विकसित गुजरात होगा और इसी के साथ कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ कई रेलवे परियोजनाओं को भी आज गति मिलने वाली है। जिन रेल परियोजनाओं को गति मिलने वाली है उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो सरपट कैसे दौड़ेगी रेल? कनलस जामनगर दोहरीकरण परियोजना जो कि 28 किलोमीटर की है, उसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका आज उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही साथ राजकोट कनलस दोहरीकरण परियोजना का एक भाग जो कि 111.20 किलोमीटर का है, गांधीधाम आदिपुर खंड जो कि करीब करीब 11 किलोमीटर का है, हिम्मतनगर खेड़ ब्रह्मा गेज रूपांतरण परियोजना जो कि करीब 55 किलोमीटर की है। साथ ही खेत ब्रह्मा हिम्मतनगर असरवा ट्रेन सेवा, इसकी भी आज से शुरुआत हो रही है। तो रेल संपर्क और यात्री आवागमन में यहाँ सुधार होगा, रेल यात्रा सुगम होगी, सुरक्षित होगी और कैसे रेल कनेक्टिविटी भी यहाँ विकसित होती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ेंगे अब बिहार से जुड़ी हुई एक खबर है। बिहार के नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग जख्मी हो गए हैं। चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को शीतला माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शीतला अष्टमी के अवसर पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। मंगला मेला के कारण भीड़ और बढ़ गई थी। इसी दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंदिर और मेला को बंद करा दिया है और साथ ही स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास इस समय जारी हैं।
आज 31 मार्च है और केंद्र सरकार की ओर से ये बार बार कहा गया है, आह्वान किया गया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलियों से आजाद करा लिया जाएगा। इस बारे में कल लोकसभा में नियम 193 के तहत वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। अमित शाह ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने जिस समस्या को खाद पानी दिया, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खत्म किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया गया। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना मोदी जी के शासन में ही संभव हो पाई है। उन्होंने साथ ही कहा कि विपक्ष की सरकारों ने देश को रेड कॉरिडोर दिया, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने इसे खत्म कर ग्रोथ कॉरिडोर में बदल दिया। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। इस तरह से नहीं चलेगा। मारे गए नक्सली 3 साल के अंदर 26 के अब तक मार्च तक 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। गिरफ्तार कितने हुए मान्यवर? 2218 गिरफ्तार हुए। उनको पकड़कर हमने जेलों में डाला है, अदालतों की शरण में ले गए और आत्मसमर्पण कितना किया? 4839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। और आप हमें संवाद की बात कर रहे हो? मैं कहता हूं शासन का यही अप्रोच होना चाहिए। जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए, और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए। यही शासन का रूल होता है, यही शासन का नियम होता है। केंद्र सरकार ने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग यानी कि एएमई शिक्षा को नया रूप देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार अब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री कोर्स शुरू करने जा रही है। इस 3 वर्षीय कोर्स की शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाएगी, जिसे लेकर सोमवार को गति शक्ति विश्वविद्यालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू की उपस्थिति में गति शक्ति विश्वविद्यालय और डीजीसीए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नई योजना के तहत एएमई को अब अधिक मानकीकृत, आधुनिक और इंडस्ट्री उन्मुख बनाया जाएगा, ताकि छात्रों को सीधे रोजगार के अवसर मिल सके। और आइए अब जनादेश में बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की। भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए आज गुवाहाटी में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस दौरान भाजपा नेता निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सेकिया और अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र पिछले 1 दशक की उपलब्धियों पर आधारित है। Because this manifesto is to build on a decade of delivery. When I look at Assam for some reasons, from the perspective of a union finance ministry, at the fiscal transfers, the investment data, the growth numbers, what I see is a state that has been transformed in 10 years
in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievement Assam has seen in the last 10 years. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार इन जन सुझावों के आधार पर असम की प्रगति का खाका तैयार करेगी और विकास कार्यों को नई गति देगी। The background of the preparation of the Sankalp Patra, we went to the people, Barak, Brahmaputra, Pahar, Bhayam, all like part of the state of Assam. We went house to house and collected the people's suggestion what to do in the next term. On the basis of this document, that means people's suggestion of Assam, we will work in our third term. More than 3 lakhs people have extended their suggestion. असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गुवाहाटी पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा असम में इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर जीतेगी। असम में इस बार बहुत सकारात्मक लहर दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है, किसी को कांग्रेस पर भरोसा ही नहीं है। सारे रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी इस बार असम में जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कार्य किया है, एक बहुत पॉजिटिव वेव आसाम में इस बार दिखाई पड़ती है और एक मैसिव इस प्रकार की जीत आसाम में बीजेपी को मिलेगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है, न वो महाराष्ट्र में हुआ, न वो हरियाणा में हुआ, न वो दिल्ली में हुआ, न कहीं उनके घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये चुनकर भी नहीं आने वाले। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मैनागुड़ी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को भी बदल दिया है। अब यहां से दालिम रॉय चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने अब तक 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के किए गए तबादले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका आज खारिज कर दी। राज्य में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया था। ये याचिका तृणमूल कांग्रेस की ओर से कल्याण बैनर्जी ने दाखिल की थी। तो ये तो थी खबरें जनादेश से जुड़ी हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीटी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।